हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी की सेकंड बुक का चैप्टर 8 जिसका नाम है निर्माण उद्योग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि इसमें हम लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लौह इस्पात उद्योग और एकीकृत इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और पेट्रोल रसायन उद्योग, ज्ञान आधारित उद्योग और भारत में जो उदारीकरण है और निजीकरण और वैश्वीकरण तथा औद्योगिक विकास जानेंगे और भारत के औद्योगिक प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है लौह इस्पात उद्योग की, वो क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जो लौह इस्पात उद्योग के विकास ने भारत में तीव्र औद्योगिक विकास के दरवाजे खोल दिए हैं और मतलब कि जो भारतीय उद्योग के सभी जो सेक्टर हैं वो अपनी मूल आधारित अवसंरचना के लिए मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर है। और जो लौह इस्पात उद्योग है उसके लिए लौह अयस्क और कोकारी कोयला के लिए अतिरिक्त चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज आदि कच्चे माल की भी जरूरत पड़ती है लौह इस्पात बनाने के लिए। और ये सभी कच्चे माल भार ह्रास वाले होते हैं, मतलब कि इनमें भारीपन नहीं होता है। और इसलिए जो लौह इस्पात उद्योग है कि ये सबसे अच्छी स्थिति कच्चे माल के स्रोतों के निकट होती है, मतलब कि जहाँ पर कच्चा माल मिलता है उसके पास ही लौह इस्पात की फैक्ट्री खोल दी जाती है, ताकि मतलब पास से ही कच्चा माल भी मिलता रहे और तुरंत सामान भी बनता रहे। और जो भारत में है वो छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के जो उच्च कोटि वाले हैं ये यहाँ पर लोहा के बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले में कोंकारी कोयले और अन्य खनिजों में मतलब कि बहुत अच्छा है, इसलिए वहाँ पर अच्छी बना रखी हैं। अब हम देखते हैं एकीकृत इस्पात कारखाने। तो इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी हैं एकीकृत में। तो एक तो है TISO, इसको क्या कहते हैं, इसका है नाम टाटा लौह इस्पात कंपनी। तो ये कहाँ पर है, ये मुंबई कोलकाता के रेल मार्ग के पास मतलब कि स्थित है। और जो कोलकाता पतन है वो इससे 240 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसे जो झरिया है और बोकारो, ये कोयला प्राप्त होता है झरिया से, बोकारो से। और जो बादाम है वो बादाम पहाड़ से इसे लोहा मिलता है। अब है दूसरे नंबर की IISCO, इसको क्या कहते हैं, इसको भारतीय लौह इस्पात कंपनी कहते हैं। और इसने अपना पहला जो कारखाना है वो हीरापुर तथा दूसरी कुल्टी में खोला है और लोहा अयस्क सिंहभूमि से है। और जो IISO है ये बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी यहाँ पे। और इसे जल दामोदर नदी से मिलता है और नदी बराबर से प्राप्त करती है। दुर्भाग्य से 1972 से 73 में जो भारतीय लौह इस्पात है वो उत्पादन बहुत कम हो गया था 1972 और 73 के बीच में। VISL, जिसको क्या फुल फॉर्म है इसकी, विश्वेश्वरीय और आयरन एंड स्टील वर्क्स। तो जो इसमें क्या आता है, इसमें तीसरा एकीकृत इस्पात कारखाना है जो प्रारंभ में मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स के नाम से जाना जाता था। और जो बाबा बुदन की पहाड़ियों के जो केमान गुंडी के जो लोह इस्पात क्षेत्र के निकट स्थित है ये। और चूना पत्थर और मैग्नीज भी आसपास के क्षेत्रों में ही मतलब कि मिल जाता है उनको, लेकिन इन प्रदेश में कोयला नहीं मिलता है। इसे लोहा बाबा बुदन पहाड़ी से मिलते हैं, मतलब कि बाबा बुदन पहाड़ी है वहाँ से इसको लोहा मिलता है। और इसे जल जो मिलता है वो भद्रावती नदी से मिलता है। अब चौथा नंबर का वो है राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि ओडिशा में है। तो यह जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था, मतलब कि जर्मनी के साथ मिलकर लगाया गया था ये। और ये उड़ीसा में है और इसे झरिया से कोयला मिलता है और सुंदरखंड से इसको लोहा मिलता है। और जो विद्युत भट्टियां हैं उसके लिए जो शक्ति होती है वो हीराकुंड परियोजना से मिलती है तथा जो जल है वो कोयल व शंख नदियों से प्राप्त होता है। अब है भिलाई इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़ में है। तो यह रूस के सहयोग से बना था और छत्तीसगढ़ में है। और इसको ये कहाँ पर स्थित है, ये कोलकाता और मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। 1959 से उत्पादन प्रारंभ हुआ था यहाँ और इसे तंदुला बांध से जल प्राप्त होता है। अब 6 नंबर पे है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो पश्चिम बंगाल में है। तो इसको क्या कहते, ये कैसे बना था, ये बना था यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से और ये पश्चिम बंगाल में है और कोलकाता दिल्ली रेलवे मार्ग पर स्थित है। और ये 1962 से उसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था और इसे जल दामोदर घाटी से मिलता है। अब 7वें नंबर पे बोकारो इस्पात संयंत्र, तो ये झारखंड में है और ये 1964 में रूस के सहयोग से बनी थी और इसे जल दामोदर घाटी कॉरपोरेशन से मिलता है। अब मैंने यहाँ पे लिखे हैं अन्य इस्पात संयंत्र, तो ये मतलब कि जो अलग अलग बने हुए हैं इस्पात के संयंत्र हैं उनके बारे में। तो इसमें क्या है, इसमें चतुर्थ योजना के समय में जो स्थापित 3 नए इस्पात संयंत्र कच्चे मालों के स्रोतों से दूर हैं।
तो एक तो है विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, एक है विजाग इस्पात संयंत्र, पहला पतन आधारित संयंत्र है, और जो इसकी शुरुआत कब हुई थी 1992 में हुई थी। और विजयनगर इस्पात हो सपेटे एक है ये इसका तीसरा नाम, जो कर्नाटक में विकसित किया गया था। इसमें जो स्वदेशी मतलब कि खुद की तकनीक उपयोग की गई थी। और दूसरा है सेलम तमिलनाडु इस्पात, जो ये संयंत्र है, तो ये 1982 में चालू किया गया। अब हम देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग कि ये कैसे हुआ। तो इसका विकास का क्या कारण था, तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है तथा यहाँ पर जो सूती कपड़ा है वो यहाँ के लोगों के लिए आरामदायक कपड़ा है। और जो भारत में कपास बड़ी मात्रा में उत्पन्न होता है और तथा जो देश हैं अन्य और वहाँ पर श्रमिक उपलब्ध थे। और कुछ क्षेत्रों में लोग सूती वस्त्रों का उत्पादन पीढ़ियों से कर रहे हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं काम को आगे बढ़ाया गया है। अब है विकास का क्रम। तो जो प्रारंभ में जो अंग्रेज थे वे स्वदेशी सूती वस्त्र उद्योग के विकास को प्रोत्साहित नहीं किया था। मतलब कि जो अंग्रेज हमारे इंडिया में आए थे तो जो हमारे यहाँ का सूती कपड़ों से जो बनाए गए कपड़े थे वो ज़्यादा नहीं बिकते थे। वो लोग यहाँ से सूती कपड़े को दूसरी अपने जगह पे बेचते थे, वहाँ से फैक्ट्रियों से कपड़े बनाकर लाते थे और उनको बेचते थे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रारंभ में जो अंग्रेज थे वो स्वदेशी सूती वस्त्र के उद्योग के विकास को प्रोत्साहित नहीं किया करते थे। वे कच्चे कपास को मैनचेस्टर और लिवरपूल स्थित अपनी मिलों के लिए निर्यात कर देते, मतलब कि अपनी मिलों के वहाँ पर भेज देते थे और फिर तैयार माल को बेचने के लिए भारत में ले आते थे और उनको बहुत ज़्यादा रेट पर बेचते थे, यहाँ पर बहुत महंगे। और 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई थी, क्योंकि मुंबई आने जाने का रास्ता था पानी के द्वारा, तो वहाँ पर सबसे पहले शुरू हुई थी सूती मिल की स्थापना। तो जो ये शहर को बहुत लाभ मिला था इससे, क्योंकि यह गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्र के बहुत निकट था। मतलब कि जो गुजरात और महाराष्ट्र है वहीं पर ही तो वो जो रेशम मिलता है और वहीं से ही मतलब कि मुंबई भी पास में ही है, जिससे कि आसानी से मिल जाता था। अब है रोजगार अवसर प्रदान करने वाला बड़ा नगर होने के कारण यह श्रमिकों के लिए एक आकर्षक का केंद्र बन गया। मतलब कि जब फैक्ट्री खुल गई तो लोगों को भी अच्छा लगा कि हाँ हमको भी काम मिलेगा और पैसे कमाएंगे, इसलिए जो सस्ते और प्रचुर मात्रा में जो श्रमिक भी आसपास ही मिल जाते थे। अब है 1947 है उस तक तो भारत में मिलों की संख्या कितनी थी, 423 तक पहुंच गई थी। लेकिन देश के विभाजन के बाद दृश्य बदल गया और इन उद्योगों को एक बड़ा घाटा झेलना पड़ा। और क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाले कपास उत्पादक क्षेत्र में से अधिकांश पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए और भारत में 409 मिल और 29% कपास उत्पादक क्षेत्र मतलब कि रह गए। अब स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद इन उद्योगों में धीरे धीरे पुनर्लाभ की स्थिति आई और अंत में यह उद्योग फिर से विकसित हो गए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुंबई और अहमदाबाद में पहली मिल की स्थापना के पश्चात सूती वस्त्र उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने उद्योग को प्रमुख रूप से प्रोत्साहित किया, क्योंकि जो ब्रिटेन में बने सामानों का बहिष्कार कर बदले में भारतीय सामानों का उपयोग करने को कहा। 1921 के बाद जो रेल मार्ग है उसके विकास के साथ ही दूसरी सूती वस्त्र केंद्रों का तेजी से विस्तार हुआ। प्रमुख क्षेत्र जहां पर सूती वस्त्र बनाए जाते हैं वो है अहमदाबाद, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर, उज्जैन। तमिलनाडु सबसे अधिक मिल है तमिलनाडु में, हैदराबाद उत्तर प्रदेश के कानपुर। देखते हैं जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक या समस्याएं जो कि कपास के लिए। तो जो भारत के कपास के रेशे हैं वो लंबे नहीं होते हैं, इसलिए जो कपास है वो बाहर से आयात करनी पड़ती है, मतलब कि बाहर से खरीदनी पड़ती है और यह कार्य अभी भी पुरानी मशीनों से ही किया जाता है। रेडीमेड कपड़ों के आ जाने से इनका महत्व कम हो गया है कपास के कपड़ों का, और हथकरघा से अधिक उत्पादन नहीं हो पाता है जितना मशीनों से होता है। अब हम देखते हैं चीनी उद्योग। तो यह कृषि आधारित उद्योग है और भारत विश्व में गन्ना या चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब कि भारत में सबसे ज़्यादा मतलब चीनी बनती है। अब गन्ने की फसल भार ह्रास फसल है, मतलब कि गन्ने में ज़्यादा मतलब कि उसमें ज़्यादा भारी नहीं होता है। अब है क्योंकि गन्ने से वेस्ट मटेरियल तो बहुत बचता है, मतलब कि जो मीठा मीठा जो उसका रस होता है बस वो निकाल लिया जाता है, बाकी वेस्ट मटेरियल तो फेंक दिया जाता है। अब खेतों से काट कर ढुलाई तक इनमें सुक्रोज की मात्रा घटती जाती है। मतलब कि जैसे खेत है, मतलब वहाँ से खेत से उसको गन्ने को काटा और जब तक उसको वहाँ पर मील तक लेके जाएंगे तब तक उसमें से जो रस है उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी, तो उसको सुक्रोज की मात्रा घट जाती है कहते हैं। तो यदि गन्ने के काटने के बाद जल्द से जल्द उद्योगों या फिर मिलों तक लाया जाता है तो इससे अधिक रस प्राप्त कर सकते हैं और इसका उत्पादन एक निश्चित मौसम में होता है, इसलिए इसे एक मौसमी उद्योग है यह एक। और जो इसके प्रमुख उत्पादक है कहाँ पर ये ज़्यादा उगाया जाता है वो है महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार आदि।
अब हम देखते हैं जो पेट्रोल रसायन उद्योग है, जहाँ पर पेट्रोल उत्पन्न होता है, तो ये उद्योग भारत में तेजी से विकसित हो रहे हैं। इन उद्योगों की इस श्रेणी में कई प्रकार के उत्पादक आते हैं। 1960 में जैव रसायनों की मांग इतनी तेजी से बढ़ी कि उसको पूरा करना कठिन हो गया था। उस समय पेट्रोल परिशोधन उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ। अब है पटाखों के उद्योग। उत्तर प्रदेश, औरैया, जामनगर, गांधीनगर, रत्नागिरी और विशाखापट्टनम में स्थित हैं। अब सार्वजनिक सेक्टर में 1961 में स्थापित द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंस्टडीज लिमिटेड मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग था। संश्लिष्ट तंतु का अपने मजबूती, टिकाऊपन, धोने पर न सिकुड़ने वाले गुण के कारण इसका व्यापक रूप से प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। तथा जो पॉलिस्टर धागा बनाने के संयंत्र कोटा, पिंपरी, मुंबई, मोदीनगर, पुणे, उज्जैन, नागपुर में लगाए गए हैं। और जो प्लास्टिक है वो हमारे दैनिक जीवन के उपयोग के लिए एक कभी ना अलग किया जाने वाली वस्तु बन चुकी है और हमारे दैनिक रहन सहन की पद्धति को प्रभावित करती है। परंतु जो जैव निम्नीकरण का गुण न होने के कारण यह हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो कभी भी गल नहीं सकती है और अगर जलाओगे तो धुआं जलेगा। अब इसलिए भारत के विभिन्न राज्यों में प्लास्टिक के उपयोग को मतलब कि बैन किया जा चुका है। अब हम देखते हैं जो ज्ञान आधारित उद्योग है, जिनसे कि ज्ञान मिलता है, तो वो है भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग। यहाँ की अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से विकसित हुए सेक्टरों में से एक है यह। अब सॉफ्टवेयर उद्योग इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उत्पादक से आगे बढ़ गया है और जो भारत सरकार ने देश में अनेक सॉफ्टवेयर पार्क्स बनाए हैं। आईटी, सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योग भारत के जीडीपी में लगभग 2% के लिए उत्तरदायी है। बड़ी संख्या में जो भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। इसका मुख्य प्रभाव रोजगार अवसर के सृजन पर पड़ा है, जो प्रतिवर्ष लगभग 2 गुना हो रहा है। अब हम देखते हैं जो नई औद्योगिक नीतियां हैं जो 1991 के बाद लगी थी, तो उसमें क्या था, उसमें औद्योगिक लाइसेंस का अंत था और विदेशी तकनीक का निःशुल्क प्रवेश कहा गया था। मतलब कि जो विदेश से जो भी तकनीक आएगी वो निःशुल्क आए और विदेश निवेश पर जोर हो और पूंजी बाजार और मुक्त व्यापार और निजीकरण और उदारीकरण, वैश्वीकरण। अब ये जो निजीकरण और उदारीकरण है इनको हम डिटेल में देखते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जो उदारीकरण है उसका अर्थ होता है निजी क्षेत्रों से सभी प्रकार के जो प्रतिबंध या अवरोध है उसको हटाना और जो औद्योगिक लाइसेंस है उसकी समाप्ति करना और विदेशी निवेश पर जोर और मुक्त व्यापार। अब निजीकरण, तो निजीकरण का अर्थ होता है उत्पादन तथा व्यापार में सरकार का हस्तक्षेप ना होना। मतलब कि हम जो भी अपना काम करें उसमें सरकार दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। अब है वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। जैसे कि बहती है कुछ भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। जैसे कि पूंजी है, अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश से पैसा कमाता है तो वहाँ से वो पैसे अपने घर वालों को इंडिया में या कहीं भी भेज सकता है, तो वो भी पूंजी का प्रवाह हो रहा है। वस्तुओं का प्रवाह, एक जगह से दूसरी जगह वस्तु बिकती है तो वो भी वस्तुओं का प्रवाह है। विचारों का प्रवाह, जैसे कि हमारे देश में अभी मॉडर्न हो गया है, मतलब कि अमेरिका की देन है, वहाँ से सब कुछ ऐसा ही, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। पहले सब लोग मतलब कि धोती कुर्ता पहनते थे, ऐसे थे। और अभी जींस का शौक है सबको। पहले सब लोग अच्छी चीज़ें खाते थे और अभी जंक फूड खाते हैं सब। तो यह प्रवाह एक देश से दूसरे देश में होता है। अब हम देखते हैं कि भारत के जो औद्योगिक प्रदेश हैं वो कौन से हैं। तो पहला है मुंबई, पुणे। तो मुंबई में थाने से पूना तथा नासिक से शोलापुर तक विकसित है और सूती वस्त्र उद्योगों में इसका विकास हुआ है। और जो मुंबई हाई पेट्रोल क्षेत्र से इसका विकास हुआ। स्वेज नहर खुलने से यहाँ के पत्तनों का विकास हुआ है। पत्तन मतलब कि बंदरगाहों का विकास हुआ है। अब है हुगली औद्योगिक प्रदेश। तो इसका विकास हुगली नदी पर पतन बनने के बाद हुआ। कोलकाता भीतरी मार्गों से, रेल मार्ग व सड़कों से जुड़ा हुआ है और असम व पश्चिम बंगाल में चाय व जूट उत्पादन से इसका विकास हुआ है और जो जूट मिलों की स्थापना, यहाँ का आधुनिकीकरण हुआ। बिहार के जो घने भाग हैं तथा उत्तर प्रदेश के जो सस्ते श्रमिक है इसका विकास हुआ है उनसे। अब है गुजरात औद्योगिक प्रदेश। तो अहमदाबाद एवं बड़ौदा के बीच में स्थित है जो ये गुजरात औद्योगिक प्रदेश और सूरत से लेकर जामनगर तक फैला हुआ है। यह सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा यहाँ पेट्रोल, रसायन, जबकि चीनी, दवाई के उद्योग भी स्थित हैं और जो कांडला बंदरगाह है ने इस प्रदेश का विकास किया है और इस प्रदेश को कपास का उत्पादन क्षेत्र के होने के कारण कच्चा माल तथा बाजार दोनों का लाभ मिलता है। यहाँ पे गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ और
प्रदेश हैं ये सारे। और ये शेष खनिज संसाधनों से दूर हैं, इसलिए यहाँ के जो उद्योग हैं वो छोटे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एवं विद्युत उपकरण यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। यहाँ ऊनी, सूती, सीमेंट, ट्रैक्टर, साइकिल आदि के लिए भी उद्योग हैं। और जैसे कि मथुरा तेल परिशोधन कारखाना यहाँ स्थित है। प्रमुख जो केंद्र हैं इसके कहाँ पर हैं ये सब, वह दिल्ली, शाहदरा, मेरठ, मोदीनगर, गुड़गांव, अंबाला। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक कवर नहीं किए, अगर आप एक बार बुक पढ़ लोगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ से कुछ नॉलेज मिली होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।